हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेजर। तो हम अपनी लेजर यूनिट कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे लेजर का बेसिक्स क्या होता है, लेजर क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज। देन लास्ट में हमको चार इंपॉर्टेंट लेजर पढ़नी है अपनी। रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, एनडी आर्क लेजर एंड CO2 लेजर क्या होती हैं। इसके अलावा इस यूनिट में कुछ डेरिवेशंस वगैरह हैं लाइक आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, स्टिम्युलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन सबको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये हमको लेजर स्पेसिफिक टॉपिक रखा है मैंने, जिसमें हमको ये चार लेजर पढ़नी है, इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तो इनका और डायग्राम वगैरह वर्किंग वगैरह पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर से। 5 मिनट पहले आराम से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए तो लेजर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। तो पहले तो लेजर का फुल फॉर्म, सबको फुल फॉर्म ही याद नहीं रहता, याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो फुल फॉर्म मत भूलना, अगेन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है हमारा लेजर का फुल फॉर्म। अब देखो लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हाई डायरेक्शनैलिटी, एक फिक्स डायरेक्शन में लेजर बीम जाती है, आपने देखा होगा लेजर कैसे जाती है। हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई लेजर आप बलून पे मारेंगे तो बैलून वगैरह फूट जाता है, आपने देखा होगा, हाथ जल जाता है अगर बहुत तेज लेजर है तो। इसके अलावा मोनोक्रोमेटिसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है। जैसे अगर आप कोई जनरल लाइट जलाते हैं, फोन की लाइट जलाते हैं कोई भी, तो उससे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट निकलती है। बट मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब होता है कि लेजर से सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो निकलती है। एंड चौथे नंबर पे है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो अलग अलग बीम्स चलती हैं वो साथ में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ चलती हैं, तो वो हमारा भी टॉपिक नहीं है। तो एक इसकी कोहेरेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है। कोहेरेंस में भी दो कोहेरेंस होते हैं, एक टाइम का कोहेरेंस, एक स्पेस मतलब स्पेशियल कोहेरेंस। तो बाकी आप कोहेरेंस बस याद कर लें, पर्याप्त है। अब हमको देखना है कंपोनेंट ऑफ लेजर क्या होते हैं। ये याद रखना, आगे जो हमको लेजर्स पढ़नी है उनको पढ़ने में यही हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले एक होता है लेजर में एक्टिव मीडियम, दूसरे नंबर पे होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, एंड थर्ड नंबर पे होता है एक पंपिंग सोर्स। एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल रेजोनेटर और पंपिंग सोर्स। हर लेजर में बस ये तीन चीजें पढ़नी है, ये तीन आपको याद रखना है कि किसमें एक्टिव मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, ये सब याद रख लिया तो सब आराम से हो जाएगा। पंपिंग सोर्स आपका देखो ऑप्टिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, वो बाद की बात है। तो देखो एक मैं पहले एक जनरल लेजर बना के दिखाता हूँ कि इन जो कंपोनेंट्स है इनसे मिलकर एक लेजर बनती कैसे है। तो देखो एक कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आपने एक बीच में रखा एक्टिव मीडियम, कुछ इस टाइप से, ये रखा है आपका एक्टिव मीडियम। कुछ आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर कुछ इस टाइप से बनेगा, सपोज आप चाहें तो इस टाइप से बना लें, या बिल्कुल सीधा सीधा चाहें तो सीधा सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक जनरल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है लेजर का। और एक इस साइड, और नीचे होता है एक आपका पंपिंग सोर्स। ये रखा है मेरा क्या, पंपिंग सोर्स। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये है पंपिंग सोर्स। मेरा पंपिंग सोर्स क्या करता है, ये कुछ रेडिएशंस भेजता है या कुछ इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल कुछ भी भेजता है मेरे एक्टिव मीडियम में। बीच में कुछ एक्टिव मीडियम रखा है, एक्टिव मीडियम। और ये ऑप्टिकल रेजोनेटर है जो ये और मेरा ये है पूरा एपार्टा से मिला के, अगर मैं इसको ऐसे चाहूं तो जोड़ भी सकता हूं। ये रखा है मेरा ऑप्टिकल रेजोनेटर, इसको मैं लिख देता हूं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर के दो पार्ट होते हैं। जो ये वाला होता है आपका, ये फुली रिफ्लेक्टेड होता है या फुली पॉलिश्ड होता है, मतलब मैं इधर लिख देता हूं फुली रिफ्लेक्टेड, मतलब इस पे जो भी लाइट बीम पड़ेगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये होता है पार्शियली रिफ्लेक्टेड, ये वाला पार्ट, पार्शियली मतलब आधा, PARTIALY, पार्शियली रिफ्लेक्टेड। इसका हम क्या मतलब समझते हैं। तो देखो जो पंपिंग सोर्स होगा, मैं दूसरी पेन से दिखाता हूं। तो पंपिंग सोर्स जो है हमारा, ये कुछ भी, जैसे कोई लैंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी बीम या कुछ रेडिएशन भेजेगा किसमें, हमारे एक्टिव मीडियम में। अब एक्टिव मीडियम में क्या होता है, मीडियम में कोई क्रिस्टल हो सकता है, क्रिस्टल में कुछ एटम्स होंगे। अगर आप एटम्स को एनर्जी देंगे तो एटम्स आपके एक्साइट हो जाते हैं। अगर वो ग्राउंड लेवल एनर्जी पे होते हैं तो हायर लेवल एनर्जी पे चले जाते हैं। तो ये एक्साइट कैसे होते हैं, देखो जैसे आपका जो क्रिस्टल होगा उसकी जो ये कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे, कुछ एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, और सपोज कोई तीसरा एनर्जी लेवल है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ E1, इसको E2, और ये कुछ E3 एनर्जी लेवल है। तो सबसे स्टेबल कब होते हैं एनर्जी एटम्स, जब बिल्कुल लो एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, बिल्कुल शांति से इधर बैठे हुए हैं आपके एटम्स।
बिल्कुल लो एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे। अब आपने क्या किया, जैसे ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। थर्मल मतलब जैसे सिंपल इस रूम में एक नॉर्मल हीट है, कोई अलग से हीट वगैरह तो है नहीं, ये मेरा कुछ हाथ में क्रिस्टल है, तो इसके एटम होंगे वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे अपने बैठे होंगे आराम से स्टेबल स्टेट में, जिसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मैंने क्या किया, जैसे ये मेरा क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, जो क्रिस्टल है उसमें पंपिंग सोर्स से कुछ रेडिएशन मारी। पंपिंग सोर्स हो सकता है एक लैंप हो, लैंप से मैंने लाइट मारी या कुछ इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इसके जो एटम्स होंगे ये एक्साइट हो जाएंगे, और ये एक्साइट होके क्या होंगे, कुछ ऊपर इधर ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से। जब ये ऊपर चले जाएंगे तो जो ये वाले हैं वो सब इधर आ जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स पे आ जाएंगे। जब आपने क्या किया, जो आपके ग्राउंड लेवल थे उससे अपने पंपिंग सोर्स से क्या किया, कुछ एनर्जी जो है इसको दी, कुछ लैम्डा वेवलेंथ की जो है आपने एनर्जी इसको दी, ठीक है। तो ये चले गए सारे आपके एक्साइट होके ऊपर। एक समय ऐसा आएगा जब आपके इधर बहुत थोड़े से बचेंगे, एक आध बचेगा, अब आपने एनर्जी देना भी बंद कर दिया, इधर दो चार बचे और सब ऊपर चले गए। इस कंडीशन को आपका बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन मैं इधर लिख देता हूं, ये टर्म एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो याद रखना, जब हम क्या कहते हैं, व्हेन वी गिव सम रेडिएशंस टू अ एक्टिव मीडियम एंड जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गॉट एक्साइटेड एंड गेट टू अ हायर एनर्जी लेवल्स सच दैट देयर नंबर्स इन हाई एनर्जी लेवल बिकम्स मोर। उनके हाई एनर्जी लेवल में नंबर ज्यादा हो जाए, लो एनर्जी लेवल में कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा, पहले पूरी पॉपुलेशन इधर थी, अब वही सिंपल जाके ऊपर पहुंच गई, तो ये हो गया पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब क्या होगा, इधर हायर एनर्जी पे होते हैं अनस्टेबल, लोअर पे होते हैं स्टेबल, तो जबरदस्ती मैंने इनको ऊपर पहुंचा तो दिया, लेकिन जैसे ही क्या होगा, कुछ देर 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड में ये वापस नीचे गिरने लगेंगे। तो जैसे ही मैंने इनको एनर्जी कुछ लैम्डा वेवलेंथ की दी थी तो ये ऊपर चले गए थे लैम्डा एंगस्ट्रॉम से। अब कुछ देर बाद ये वापस नीचे आना चालू करेंगे, तो हो सकता है ये एक स्टेप में नीचे ना आए। इनको देखो एक और एनर्जी लेवल बीच के बीच दिख गया, हो सकता है जैसे कुछ इधर रखे हुए हैं, तो पहले 2-3 क्या है, इस पे आराम आराम से नीचे आए, फिर इधर कुछ देर रुकेंगे, फिर इधर से आराम आराम से हो सकता है ये नीचे आए। तो देखो, एक तो हो सकता है टॉप स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आए, मतलब डायरेक्ट E3 से E1 पे आ जाए, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, एटम्स वगैरह हैं, वो डायरेक्ट नीचे आ जाए, या फिर कुछ एक बीच की स्टेट पे रुके। जैसे ये तो बहुत अनस्टेबल है, इधर से तो इनको जबरदस्ती मैंने ऊपर पहुंचाया, इनको वापस नीचे भागना है। तो जब ये मैंने कुछ लैम्डा दिया है तो ये ऊपर गए हैं, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ वेवलेंथ, फिर से अगेन कुछ लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वापस फेंकेंगे। ऐसी जब इधर से भी नीचे आ रहे हैं तो कुछ लैम्डा 2 की भी एंगस्ट्रॉम की वापस भेजेंगे। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट भी तो नीचे आ सकती थी, बीच की स्टेट से क्यों आए? तो क्योंकि ये वाली एक इंटरमीडिएट स्टेट है जो बीच में पड़ रही है, मतलब इससे अगर एटम्स इधर नीचे गिरे, और अगर इधर इस स्टेट को बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, मतलब इधर ज्यादा देर हमारा जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो रुक नहीं पाएगा, इधर ज्यादा से ज्यादा 10⁻³ से लेके 10⁻5 सेकेंड तक ही रुकता है। इधर से जब गिरेगा टॉप लेवल से गिरेगा इस पे, और इससे वापस ग्राउंड पे आ जाता है। तो ये होती है हमारी कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल। जैसे अभी आपका एक्टिव मीडियम है, इसके इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड एनर्जी लेवल पे, आपने पंपिंग सोर्स से कुछ लैम्डा रेडिएशन दी, तो ये हो गया एक्साइट होकर ये ऊपर चले गए, और जब ये वापस लोअर एनर्जी लेवल्स पे आए तो ये कुछ फिर से रेडिएशन जो है एमिट करेंगे। तो जो यही रेडिएशन है देखो इसमें, तो इस एक्टिव मीडियम से कुछ रेडिएशन वापस इस तरफ निकलेगी। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये मेरी फुली रिफ्लेक्टेड प्लेट लगी है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। इससे क्या होगा जो ये रिफ्लेक्टेड प्लेट लगी है, इससे ये टकराएंगे और वापस लौट जाएंगे, और ये रेडिएशन वापस लौट के कुछ तो सामने जाके पड़ेगी और कुछ वापस इसी वाले एक्टिव मीडियम में वापस टकराएगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इसी में वापस टकराएगी, तो इसको फिर से और एक्साइट करेगी, उससे और निकलेंगे, 1 से 2 निकलेंगे, 2 से 4 रेडिएशन निकलेंगी, और बहुत सारी रेडिएशन ऐसे ऐसे निकलती जाएगी। अब देखो, ये है पार्शियली रिफ्लेक्टेड। पार्शियली मतलब कुछ को तो रिफ्लेक्ट कर देगा रेडिएशन को, कुछ को जाने देगा। तो इसमें जैसे 2 रेडिएशन आई सपोज, एक को ये वापस भेज देगा और एक को ये बाहर निकाल देगा, ऐसी बहुत सारी बाहर निकलेंगी, बहुत सारी रिफ्लेक्ट होंगी। तो जो फाइनल ये बाहर एक रिफ्लेक्ट होकर बीम निकलेगी इस तरीके से, ये मैंने गलत बना दिया डायग्राम, ये बीम निकली बाहर, इसको ही कुछ लैम्डा एंगस्ट्रॉम की, इसको ही क्या बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं अपनी लेजर बीम। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था लेजर का, और ये आप एटम का डायग्राम भी समझ गए होंगे। जो ये सब चीजें होती हैं ये हमारे एक्टिव मीडियम के अंदर होती हैं, ये हमारा पंपिंग सोर्स होता है
पंपिंग सोर्स हो सकता है एक लैंप हो, जनरली हम कोई ना कोई लैंप ले लेते हैं, मतलब इसमें हमको एक बैटरी से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस में लिख देता हूँ इधर, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिससे ये लैंप जल सके, लैंप कुछ रेडिएशन देगा, एक्टिव मीडियम एक्साइट होगा, फिर उससे जो है हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर में लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये फुली रिफ्लेक्टेड है, सब लाइट वापस भेजता जाएगा, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, कुछ लाइट निकालता जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक लेजर का। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। पॉपुलेशन इन्वर्सन की बात कर चुके हैं, जब सब ग्राउंड से हट के ऊपर पहुंच जाए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब अगर मेरे नीचे क्या है n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर n2 इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो मेरे जो n2 नंबर है, ऊपर वाला नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्यादा हो जाएगा n1 से, ये याद रखना। इफ n1 आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ग्राउंड स्टेट एंड n2 आर द इलेक्ट्रॉन्स एट हायर स्टेट, तो मेरा n2 ज्यादा होगा n1 से, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो हमने लेजर का हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, 5-10 मिनट लगे होंगे आई थिंक, बट आपको मुझे जो जो बेसिक पढ़ाना था सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हमको जल्दी जल्दी अपनी डिफरेंट लेजर्स पढ़नी है। रूबी लेजर क्या होती है, हीलियम नियॉन लेजर क्या होती है, एनडी आग लेजर क्या होती है, और हमारी CO2 लेजर क्या होती है। फर्क इतना है कि आपको जस्ट सब में यही है, बस जैसे लेजर का सबका पैटर्न भी यही बनना है, सबका डायग्राम भी यही बनना है। फर्क इतना रहेगा कि किसी में एक्टिव मीडियम कुछ पार्टिकुलर क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल का नाम याद रखना है। किसी में पंपिंग सोर्स कुछ कोई क्रिप्टॉन लैंप हो सकता है, कोई पार्टिकुलर लैंप हो सकता है, तो आपको लैंप का नाम याद रखना है। तो यही सब डिटेल्स अब हम जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। चलिए, तो रूबी लेजर मैंने आपके सामने बना दी है। वैसे मैं डायग्राम में काफ़ी खराब हूँ, बट मैंने काफ़ी मेहनत की है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारी रूबी लेजर क्या होती है। देखो, डायरेक्ट लेजर तो बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसकी थ्योरी, उसके एप्लीकेशन, यूजेस सब कुछ लिखना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको पर्याप्त डिटेल दी है। इतने बस से आप आराम से 7 मार्क्स अपने 10 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। देखो, रूबी लेजर क्या है, 1960 में बनी है। जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे डेवलप्ड इन 1960 बाय TH माइमेन, MAIMEN। तो ये TH माइमेन ने बनाई थी 1960 में। ये 3 लेवल लेजर सिस्टम है। 3 लेवल लेजर सिस्टम का मतलब क्या है, हम आगे देखेंगे। 1, 2, 3, ये 3 एनर्जी लेवल्स पे ऑपरेट होती है और ये पल्स फॉर्म में है। मतलब ये लेजर बीम कंटिन्यूअस नहीं भेजती, जैसे बंदूक से गोली चलती है एक एक करके निकलती है, पल्स निकलती है, ऐसी इससे लेजर भी जो है पल्सेटिंग फॉर्म में निकलती है। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, तो देखो एक्टिव मीडियम हम देख चुके हैं, हर एक लेजर में लगता है, बीच के बीच एक एक्टिव मीडियम रखा रहता है जो एक्साइट होता है। तो इसमें एक्टिव मीडियम में हमारा रूबी क्रिस्टल, याद रखना रूबी का क्रिस्टल एक सिलिंड्रिकल क्रिस्टल होता है इसमें, जिसकी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे सिलिंड्रिकल लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लेना। तो सिलिंडर रूबी क्रिस्टल होता है सिलिंड्रिकल, जिसकी लेंथ 2 से लेकर 20 सेंटीमीटर, मतलब इतने से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबा ले लेते हैं जितना एक बड़ी लेजर बनानी हो। एंड उसका डायमीटर 0.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक डायमीटर, मतलब जो उसका सिलेंडर का डायमीटर होगा वो 0.5 से 2 सेंटीमीटर तक। मेन याद रखना है, रूबी क्रिस्टल लेते हैं। रूबी क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 प्लस Cr2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, रूबी क्रिस्टल बनाते हैं। तो याद रखना, आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्टिकल रेजोनेटर कैसे लेते हैं, सब में वही लेते हैं कि जो हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है वो एक साइड से 100% रिफ्लेक्ट करता है, 100% रिफ्लेक्ट, एक साइड से पार्शियली या फिर 10% रिफ्लेक्ट करता है, ताकि बीम से इससे पास हो सके, और इस वाली से सिर्फ खाली रिफ्लेक्ट हो। इसके बाद पंपिंग सोर्स कौन सा यूज होता है, पंपिंग सोर्स किसके लिए, एक्टिव मीडियम को एक्साइट करने के लिए, उसमें पॉपुलेशन इन्वर्सन लाने के लिए, उसके एटम नीचे से ऊपर भेजने के लिए, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, पंपिंग सोर्स होता है जीनॉन फ्लैश लैंप, XENON, जीनॉन, जीनॉन एक गैस होती है, वो उससे हम एक लैंप जो बनाते हैं, जीनॉन फ्लैश लैंप। ऑप्टिकल पंपिंग, अब देखो लैंप है तो ऑप्टिकल, मतलब लाइट भेजेगा तो ऑप्टिकल पंपिंग होगी, और ये व्हाइट लाइट भेजता है। साथ के साथ ही बहुत गर्म हो जाती है लेजर, तो कूलिंग किससे करते हैं इसकी, लिक्विड नाइट्रोजन से करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो ये सब आपको देख लेना है, लिख लेना है। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, देखो कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, इन सब में इसका यूज होता है, कहीं कहीं कटिंग करते हैं लेजर से। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, टैटू रिमूवल, आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है बाद में। तो कई बार लोग इधर कहीं हाथ पे उल्टे सीधे टैटू बनवा लेते हैं, बाद में घर वालों से दिक्कत हो जाती है, तो टैटू हटवाना पड़ता है, फिर कहीं गुलाब का फूल बनवाएंगे, कुछ बनवाएंगे। तो जो टैटू हटाने के लिए लेजर यूज होती है वो हम अपनी रूबी लेजर यूज करते हैं। तो टैटू रिमूवल और रिसर्च पर्पस के लिए लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गई इसकी थ्योरी। अब देख लो इसका जल्दी से डायग्राम। एक बाहर जस्ट इसका मैंने आउटर सेल टाइप का बना दिया, नॉर्मल सी चीज है। देखो बीच में जो ये रखा है रेक्टेंगल टाइप का, ये आपका रूबी का क्रिस्टल रखा हुआ है। इसके इस टाइप दोनों कोनों पे होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। इस साइड वाला जो होता है वो फुली रिफ्लेक्टर होता है, 100% रिफ्लेक्ट करता है,
और जो इस साइड वाला होता है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है। इतना आपको याद रखना। मतलब जो ये सब चीजें होती है ना, एटम्स ऊपर जाती हैं, आपके क्रिस्टल्स में जाते हैं। क्रिस्टल जो होता है आपका वो ऑप्टिकल रेजोनेटर के बीच में रखा होता है। मतलब एक रेजोनेटर इधर लगा हुआ है और एक रेजोनेटर इधर लगा हुआ है। इधर वाला जो है वो क्या है, 100% रिफ्लेक्टर है। ठीक है, तो जो भी बीम्स इससे आके टकराएंगी वो इससे वापस रिटर्न हो जाएंगी। और ये वाले से जो होंगी इसमें कुछ जाएंगी तो 10% जो खाली होती है ये रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब निकाल देता है। कुछ वापस जाती है, बाकी निकल जाती है, वो हम देखेंगे। बीच में हमारा मीडियम जो रखा है, एक्टिव मीडियम रूबी क्रिस्टल रखा हुआ है। अगेन देखो ये गर्म हो जाती है तो जो इसका सेल है या ये कवरिंग है जो हवाई जहाज टाइप की बनी दिख रही होगी आपको, इसमें हम इधर से क्या भेजते हैं, लिक्विड LiQUID, लिक्विड नाइट्रोजन इधर से जाती है और घूम घाम के इधर से निकल आती है। और जो ये लाल कलर का आपको बाहर एक बाइंडिंग टाइप की दिख रही है, ये हमारा जीनॉन फ्लैश लैंप, जो कांच की ट्यूब में जीनॉन गैस भरी होती है जो कि जलती है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये कहीं लिखा तो नहीं, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये हमारा जीनॉन फ्लैश लैंप है। तो हमने सब पार्ट कवर कर लिए और इस लैंप को चलाने के लिए कुछ हमको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। जब ये सब हो जाएगा तो इससे हमको क्या मिलती है, इससे हमको मिलती है इस साइड से लेजर बीम, इधर से लेजर बीम निकलती है। अब थोड़ा ये सिस्टम समझ लो। तो इसमें हम लाइट दे रहे हैं, जैसे पंपिंग सोर्स क्या है, इधर ही आपका जो लाल लाल लगा है पंपिंग सोर्स कुछ रेडिएशन फेंक रहा होगा, फिर वो रेडिएशन इसको एक्साइट कर रही होगी, तो इससे और रेडिएशन आपके ये जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है इससे फिर से टकरा रही होगी और घूम घाम के जा रही होगी। तो जो इस पे रेडिएशन वापस पड़ती है ये आपकी पड़ती है 5500 एंगस्ट्रॉम की। कितनी, ये याद रखना, 5500। मतलब जो हम इसको देते हैं इस सिस्टम को पूरे अपने एक्टिव मीडियम को, वो देते हैं 5500 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन हम इसको देते हैं। इससे ग्राउंड लेवल से जाता है फर्स्ट स्टेट पे, इधर कुछ देर रुकता है, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड रुकता है। उसके बाद ये अपनी E2 मेटा स्टेबल स्टेट पे गिरता है। इस बीच वाली स्टेट को बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, MS लिख रहा हूँ, MSS, मेटा स्टेबल स्टेट। जब इस पे रुकता है, इस दौरान देखो दो रेडिएशन हो रही हैं, एक जब इधर से इधर गिर रहा होगा तब कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा होगा, और जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं तब कुछ रेडिएशन इमिट कर रहे होंगे। तो लेजर हमको इधर वाले से मिलती है, जो ऊपर से गिरता है ना ये वाला, इधर से जो निकलती है हमारी लेजर निकलती है, लेजर बीम, और ये होती है हमारी 6943 एंगस्ट्रॉम की। तो ये इतना डेटा याद रखना है कि ऊपर वाले से लेजर निकलती है जो E1 से E2 आ रहे होते हैं, इसको ग्राउंड को मैंने नाम दिया E0। आपने 5500 एंगस्ट्रॉम की जो बीम है रेडिएशन उसको दी है, उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट हुए, फिर वो मेटा स्टेबल बीच वाली स्टेट पे गिरे। जब वो गिरते हैं तब लेजर देते हैं, जो कि 6943 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जो इधर से बीम गिर रही है, आप बोलेंगे क्या ये लेजर नहीं दे रही, तो ये लेजर नहीं दे रही, ये रेडिएशन कुछ ना कुछ दे रही होगी, बट वो हमारे काम की नहीं है। इसको कई बार और कुछ भी बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड फोटोन, ऐसा कुछ बोल देते हैं, बट वो अभी हमारे काम की चीज नहीं है। तो आपको ये रूबी लेजर का पूरा सिस्टम आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं ना भी बताऊं तो बोर्ड पे इतना क्लियर लिखा हुआ है कि आप आराम से देख सकते हैं। देखो जब आप ये कॉपी में बनाएंगे तो याद रखना, इसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन या डायग्राम। जैसे ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो ये आपका पूरा इधर तक कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। और इसके ऊपर जो आप हेडिंग लिखेंगे टॉप पे, ये लिखेंगे आप वर्किंग। तो ये वर्किंग करेंगे, तो वर्किंग करके ये डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने लिखा था ना 3 लेवल लेजर सिस्टम है, तो ये देखो 3 लेवल आपको दिख गई। तो इस तरीके से हमारा रूबी लेजर जो है फिनिश हो चुका है। अब चलिए हम अपनी अगली लेजर देख लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं अपनी ND याग लेजर क्या होती है, एंड इसका और थोड़ा डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह। ये मोस्ट आसान लेजर है, देखने में थोड़ी सी टफ लगती है, ये डायग्राम थोड़ा टफ लगता है, बट एक दो बार आप देखेंगे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ND याग लेजर का सबसे पहले तो कोई भी फुल फॉर्म याद नहीं कर पाता, मतलब देखते ही फट जाती है इसमें, तो थोड़ा इसको अच्छे से याद करना। ND याग, ND का मतलब है न्यूडीमियम डोप्ड विथ यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। तो फिर से देखो फुल फॉर्म, ND याग न्यूडीमियम डोप्ड DOPED डोप्ड विथ यट्रियम YITRIUM यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 4 लेवल एनर्जी सिस्टम होता है, 1 2 3 और ये मिला के चौथी लेवल होती है। ये 4 लेवल का सिस्टम होता है, जैसे रूबी लेजर 3 लेवल का सिस्टम था। इसमें एक्टिव मीडियम क्या लगता है, तो ND याग लेजर पढ़ रहे हैं, तो जो ये ND याग है न्यूडीमियम यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, यही ND याग का इसमें क्रिस्टल लगता है, याद रखना। लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, 6 से 9 सेंटीमीटर लगभग डायमीटर ले लेते हैं। एक अप्रोक्स रहता है, हर किताबों में हर जगह आपको ये अलग अलग मिलेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
ऑप्टिकल रेजोनेटर अगेन उसी टाइप का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर उधर दिख रहा होगा। एक तरफ 100% रिफ्लेक्टर लेते हैं, एक तरफ 90% रिफ्लेक्टर प्लेट लेते हैं, मतलब इधर से 10% लाइट जो है बाहर निकलती जाएगी। पंपिंग सोर्स क्या लेते हैं याद रखना सब में, पहले क्या लिया था ज़ीनॉन फ्लैश लैंप, इस बार लिया है हमने क्रिप्टॉन आर्क लैंप लिया है बस। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। रेंज फाइंडर, कई बार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो स्नाइपर्स होते हैं या शूटर्स होते हैं तो स्नाइपर से एक लेजर लिए रहते हैं अपने टारगेट को फाइंड करने के लिए या रेंज फाइंड करने के लिए, तो यही वही लिखा है रेंज फाइंडर, मतलब डिफेंस में या टारगेट लॉकिंग के लिए यूज होती है एनडीआर लेजर। सेकंड नंबर पे मार्किंग ऑन मटेरियल्स, कई बार जैसे प्लास्टिक वगैरह के मटेरियल्स पे कुछ लेजर से लिखना हुआ कोई प्रोडक्ट हो गया तो उस पर लेजर से मार्किंग की जाती है। मेकिंग रजिस्टर्स, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर होगा बहुत माइक्रो लेवल पे, उनको भी इससे बनाया जाता है। इसके बाद आपका मेडिकल में एंडोस्कोपी और न्यूरो सर्जरी, इन सब वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये होगा एग्जाम्पल्स आपको लिख देने हैं। कंस्ट्रक्शन के आगे इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कैसे बनता है। तो देखो बाहर एक जो ये गोला गोला टाइप का एक सिलेंडर दिख रहा है, ये हमारा सिलेंडर नहीं होता है, ये एक एलिप्स के फॉर्म में होता है। एलिप्स मतलब सर्कल आपका कुछ ऐसा होता है, वहीं पे एलिप्स कुछ आपका इस टाइप से होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि एलिप्स कुछ एलिप्टिकल होता है ऐसे। तो ये जो आपकी कैविटी है ये किस तरीके की रखती है, एलिप्टिकल, ELLIP, एलिप्टिकल कैविटी। एक क्रिस्टल रख दिया, एक्टिव मीडियम क्या था हमारा एनडीआर, तो एनडीआर का क्रिस्टल रख दिया। पंपिंग सोर्स क्या था, तो ये क्रिप्टॉन आर्क लैंप, तो ये क्रिप्टॉन आर्क लैंप रख दिया अंदर, बाहर इसको एक पावर सप्लाई से सिंपली जोड़ दिया। साइड में हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है, तो इस साइड फुली रिफ्लेक्टर लगा है और इस साइड पार्शियल रिफ्लेक्टर लगा है, और इससे मिल क्या रहा है हमको, लेजर मिल रही है, बात खत्म। अब क्या आ जाना है हमको एनर्जी लेवल डायग्राम पे, तो मैं लिख देता हूं एनर्जी लेवल डायग्राम, या इसको हम वर्किंग से भी दिखा देते हैं कि वर्किंग कैसे हो रही है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो ग्राउंड E1 से जो है हम इसको लगभग 5000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की जो है लाइट देते हैं। तो इससे क्या होता है E1, E2, E3 और ये ऊपर 2 लेवल्स होते हैं E4। क्या होता है जितना हायर लेवल्स में जाते हैं उतना एनर्जी क्या है, लेवल्स दूर दूर हो जाते हैं या फिर आपस में बैंड्स दूर हो जाती हैं, तो ये 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गया। तो E1 से जब आप इतनी एंगस्ट्रॉम की लाइट देंगे किसको, अपने एनडीआर क्रिस्टल्स को, इसके एटम सीधे हायर एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जाएंगे, कुछ इधर पहुंचेंगे कुछ ऊपर पहुंचेंगे। इधर ये मतलब हाईली अनस्टेबल होती है ये वाली स्टेट, इधर 10 से 10 की पावर -8 सेकेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा रुकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपनी E3 मेटा स्टेबल स्टेट पे। बीच वाली स्टेट कौन सी, मेटा स्टेबल स्टेट। इधर कितनी देर रुकते हैं, 10 की पावर -3 सेकेंड तक रुकते हैं। अब देखो E3 से E2 है, ये होता है आपका रेडियो एक्टिव ट्रांजेक्शन या फिर लेजर, जो इधर से आपको मिलती है बीम्स मिलती हैं, यही आपकी लेजर होती है। ये आपको 1064 नैनोमीटर की मिलती है, और आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो 10,640 एंगस्ट्रॉम। वही ये 5 से 8000 दे रहे हैं और 10,640 एंगस्ट्रॉम लिख लो, या एक जीरो हटा के नैनोमीटर लिख लो। तो इस वेवलेंथ की जो है आपको लेजर मिलती है, और इसके बाद ये गिर के आराम से वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इनको ही वापस से अपन एनर्जी फेंकते हैं। इनको एक्चुअली इधर मैंने लिख रहा हूँ ऐसे, बट आप चाहें तो एनर्जी लेवल दिखा सकते हैं कि आप प्रॉपर इनको इधर दे रहे हैं, जो ये चीज है। और जो जैसे देखो ये वाला तो लेजर रेडियो एक्टिव ट्रांजेक्शन हो गया, बाकी जो ये दो ट्रांजेक्शन होते हैं, देखो जो ये इधर से ऐसे गिर रहे हैं और नीचे, ये आपके नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन। इधर भी NRT, तो मैं सिंपली NRT लिख देता हूं, इसका मतलब नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजेक्शन आप शो कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके एनर्जी लेवल डायग्राम, ये मेन डायग्राम हो गया, ये वर्किंग हो गई, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया, सब कुछ खत्म। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आपके सामने है। तो ये था हमारा एनडीआर लेजर, बड़े ही आसान तरीके से देख लिया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर देखने वाले हैं कि हमारी हीलियम नियॉन लेजर क्या होती है, किसने बनाई है, कहाँ यूज होती है, सब कुछ आराम से देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर, दैट इज हीलियम नियॉन लेजर क्या होती है। एनडीए एग्जाम में आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आए, तो आपको ये जरूर से देख के जाना है। देखने में ये थोड़ी सी टफ लगती है सिस्टम, बट बहुत आसान है। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, बस आपको देखते जाना है। सबसे पहले देखो 1961 में बनाई थी, थ्योरी जरूरी है पढ़ना ताकि आप लिख पाएं। अली जावन नाम के आदमी ने बनाई थी, एंड कोवर्कर्स, और उसके कोवर्कर्स ने, कोवर्कर्स का नाम कभी भी इतिहास में मतलब दोबारा बताया नहीं जाता है, तो ये कोवर्कर की जो कोवर्कर्स होते हैं उनकी इज्जत होती है। तो मेन ये अली जावन ने जो है बनाई है। ये फर्स्ट गैस लेजर थी। गैस लेजर से क्या मतलब है,
अभी तक जो भी लेजर हम पढ़ रहे थे, रूबी लेजर या एनडी याग लेजर, उसमें रूबी क्रिस्टल यूज कर रहे थे, एनडी याग क्रिस्टल यूज कर रहे थे, बट इस लेजर में हम क्या करते हैं, गैस यूज करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट जो है गैस लेजर थी। और 4 एनर्जी लेवल सिस्टम हम देखेंगे कैसे, 1 2 3 4 करके 4 एनर्जी लेवल सिस्टम्स होते हैं, वो भी देख लेंगे कि 4 एनर्जी लेवल सिस्टम की लेजर कैसे होती है। इसमें एक्टिव मीडियम क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, हीलियम और नियोन गैस डालते हैं। किसमें, हीलियम नियोन गैस इन क्वार्ट्ज ट्यूब। क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज का, तो क्वार्ट्ज की ट्यूब में हीलियम और नियोन गैस बंद करते हैं और 10:1 में लेते हैं। मतलब हीलियम अगर मैंने 10 ले ली तो नियोन में 1 लूंगा, ठीक है, 10:1 में यूज करते हैं। पंपिंग सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। मतलब इस बार मैं बहुत तेज एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल करंट देता हूँ, बहुत हाई वोल्टेज, कितना 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट देता हूँ अपनी पावर सप्लाई से। हम देखेंगे कैसे देते हैं। ऑप्टिकल रेजोनेटर हम कई बार देख चुके हैं, बस एक तरफ से 100% रिफ्लेक्टेड, एक तरफ से पार्शियल रिफ्लेक्टेड, जस्ट खत्म। इसके जो एप्लीकेशंस है वो आप लोग कहीं से भी आराम से गूगल वगैरह से देख सकते हैं। मैंने इधर लिखे नहीं है, बहुत ऐसे स्पेसिफिक एप्लीकेशन लिखाने का मतलब भी नहीं है। तो देखो ये ऐसी 4 पहिए की गाड़ी की तरह या मेढक की तरह दिख रही होगी आपको लेजर, यही सिंपल सी हमारी हीलियम नियॉन लेजर है। देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मैं हीलियम नियॉन He और Ne गैस भर दूंगा। हीलियम नियॉन गैस किस रेशियो में, 10:1 में। जो ये साइड में लगा है ये मेरा ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है, जो इस तरफ है वो 100% फुल रिफ्लेक्टर होगा, फुल रिफ्लेक्ट लिख दे रहा हूँ। और ये जो होगा मेरा पार्शियल रिफ्लेक्टर होगा, रिफ्लेक्टर। ये देखो मेरे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इससे क्या होता है ये समझना कि हीलियम और नियोन के अलग अलग एनर्जी लेवल सिस्टम दिए हैं। तो जब मैं 10,000 वोल्ट का इसमें देता हूं सप्लाई, किस चीज में, इस क्वार्ट्ज ट्यूब में। ये ट्यूब है, ये क्या है, क्वार्ट्ज, QUARTZ। तो ये क्वार्ट्ज की ट्यूब है, इसमें 10,000 वोल्ट देता हूं तो एक इलेक्ट्रिक वो होती है, जो आर्क प्रोड्यूस होती है, जिससे जो हमारे हीलियम वो है क्या है, एटम्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। मतलब जो हीलियम के मेरे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं और एक्साइट होकर बहुत तेज वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब चारों तरफ कॉलिजन करेंगे, इधर से उधर टकराएंगे। और देखो अगर 10 हीलियम का एटम है तो 1 नियोन का एटम है, 10:1 लिया है, तो हीलियम्स के ज्यादा है, नियोन के कम है, तो चारों तरफ हीलियम्स के अगर एटम क्या है, तांडव मचा रहे हैं, तो ये किससे कोलाइड करेंगे, नियोन के एटम से। और जैसे ही एक हीलियम का एटम एक नियोन के एटम से कोलाइड करेगा तो इससे नियोन के एटम की भी एनर्जी बढ़ेगी और फिर इससे नियोन का जो एटम है वो क्या होगा, एक्साइट होगा। फिर जब वो ऊपर से नीचे की स्टेट में आएगा तो आपको लेजर की रेडिएशंस देगा। ये बेसिक सिस्टम था। देखो ये एक 4 पहिए की गाड़ी टाइप का बना दिया, सिंपल क्वार्ट्ज ट्यूब है, हीलियम नियोन गैस है, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर लगा दिए। और पंपिंग सोर्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल पंपिंग सोर्स, एक पावर सप्लाई है जो कि कितनी वोल्ट की है, 10,000 वोल्ट की है। क्या है ये हमारा इलेक्ट्रिकल पंपिंग सोर्स, ये हमारा पंप करेगा। इतना याद रखना सिंपली, जो हीलियम एटम है वो एक्साइट हुआ किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी दी मैंने 10,000 वोल्ट। अब ये जो होगा आगे जाके, जो ये एटम्स ऊपर पहुंच गए, इसके पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ, ये जो है ये कोलाइड करेंगे। कोलाइड कौन से, जो हीलियम एटम से, तो He, हीलियम कोलाइड्स विथ नियोन, Ne, हीलियम नियोन से कोलाइड करेगा। नियोन जो होगा आपका क्या होगा, एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। ये आपका जैसे इसका नियोन का E1 है और ये ऐसे बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, तो E2 E3 E4 E5 ऐसा आप E6 तक जाता है एक्चुअली, तो बीच में हम सारे लिखते नहीं है, इंटरमीडिएट दिखाते नहीं है। बेसिकली 4 एनर्जी लेवल सिस्टम कैसे होता है, तो हमारे हर एक एनर्जी लेवल सिस्टम जो है वो काम का नहीं होता। कहीं में रेडिएशंस नहीं आती, कहीं में इंफ्रारेड लेवल की रेडिएशंस होती हैं जिनसे हमको मतलब नहीं है। तो ये हमारा मेन जो है 4 एनर्जी लेवल सिस्टम होता है, इसमें से हमको सिर्फ 4 लेवल्स ही काम में आते हैं। एंड याद रखना, जो टॉप से लेके E6 से इधर से जो रेडिएशन गिर रही है इधर पे 3.39 माइक्रोमीटर की, और जो इधर से ये रेडिएशन गिर रही है 632.8 माइक्रोमीटर की, ये दो जो हमको मिल रही है इसको ही हम अपनी लेजर मानते हैं। ये दो रेडिएशन जो है ये हमारी क्या है, लेजर है। थोड़ा मार्कर स्लो चल रहा है, आप समझ लेना, ये लेजर है। और देखो जो E3 से E2 जा रही है कहाँ, ये सब जो ये गिरेगी इधर से इधर, ये सब हमारी क्या है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन। मतलब इसमें कोई भी हमको रेडिएशन नहीं मिल रही है। तो हमको याद रखना, टॉप से इस पे गिर रही है, जो इससे गिर रही है, इससे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लेजर मिल रही हैं। इस लेजर से हम 2 अलग अलग एक साथ अलग अलग टाइप की हाई और लो इंटेंसिटी की लेजर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो बस यही था हीलियम नियॉन बेसिक सा था। 10:1 में हीलियम नियॉन गैस ली, अपने इलेक्ट्रोड जो इधर लगे हुए हैं इनमें पावर सप्लाई दी, तो बहुत तेज आर्क प्रोड्यूस हुई, बिजली की तरंग प्रोड्यूस हुई, जो कुछ भी आप माने, तो पावर सप्लाई से, जिससे हीलियम गैस क्या हुई, एक्साइट हो गई, चारों तरफ भागने लगी, उसने नियॉन को कोलाइड किया तो उससे नियॉन एक्साइट हुआ, और फिर जब नियॉन ऊपर अनस्टेबल हो गया होगा, इधर रहता है 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, ये इसकी इधर मेटा स्टेबल स्टेट है, जो इधर वाली है मेटा स्टेबल स्टेट, MSS लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। वो इधर पे आया होगा, इधर 10⁻³ सेकेंड रुका होगा, फिर इधर से नीचे वापस डीएक्साइट हो गया होगा, फिर हीलियम्स ने इसको कोलाइड किया होगा, ये फिर ऊपर पहुंचा होगा, ऐसे कंटिन्यूअस लेजर हमको मिलती रहती है। तो ये थी हमारी हीलियम नियॉन लेजर, कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, बट हीलियम और नियॉन सेपरेट बनाना है। बाकी 1961 में अली जावन एंड इसको वर्कर्स ने बनाई थी। फर्स्ट गैस सिस्टम था, 4 लेवल सिस्टम था। कंस्ट्रक्शन में याद रखिए जो इधर है, एक्टिव मीडियम हीलियम नियॉन गैस है, पंपिंग सोर्स में इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग लिख सकते हैं। ऑप्टिकल रेजोनेटर वही, एक तरफ 100% रिफ्लेक्टर, एक तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो ये जो थी ओवरऑल, ये थी हमारी हीलियम नियॉन लेजर। बहुत आसान थी, आप आराम से समझ गए होंगे। अब हमारी आखिरी एंड मोस्ट आसान लेजर बची है, CO2 लेजर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो लास्टली हम CO2 लेजर देख रहे हैं। CO2 थोड़ा देखने में बड़ा लग सकता है क्योंकि इसमें एक एडिशनल टॉपिक है, बट हम समझिएगा और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो CO2 लेजर की पहले डिटेल देख लेते हैं, बेसिक। CO2 लेजर क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल गैस लेजर है। मॉलिक्यूल गैस लेजर पे आपको ध्यान देना है। मतलब अभी हमने हीलियम नियॉन जो लेजर पढ़ी थी वो फर्स्ट गैस लेजर थी, बट हीलियम और नियॉन सिर्फ एटम्स रहते हैं सिंगल। वहीं पे CO2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो ये फर्स्ट मॉलिकुलर गैस लेजर है। इसमें क्या क्या यूज होता है? CO2 भी यूज होती है, N2 फॉर नाइट्रोजन यूज होती है, और हीलियम गैस यूज होती है। एंड याद रखना, जो हीलियम गैस है, हीलियम फॉर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्यों? मतलब हीट, हीलियम गैस जो होती है वो बहुत अच्छी हीट एब्जॉर्ब करती है। तो जो इस टैंक में CO2, N2 और हीलियम भरी होगी, हीलियम खाली हीट कंडक्ट के लिए काम आएगी। हीलियम फॉर हीट ट्रांसफर, या फिर मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, हीट एब्जॉर्प्शन। तो हीट एब्जॉर्प्शन शब्द अच्छा रहेगा, एब्जॉर्प्शन। हीलियम हमारी हीट एब्जॉर्ब करती है। अब देखो इसमें कुछ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, जो कई बार पूछ लेता है कि व्हाट आर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है? बीच में कार्बन, अगल बगल 2 ऑक्सीजन। जैसे लाइक मेरे 2 हाथ हैं, तो ये आप मान लो ऑक्सीजन है, एंड बीच में जो बॉडी है वो कार्बन है। तो इसके कुछ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन आपस में वाइब्रेट करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक CO2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो देखो 2 चांस हो सकते हैं, या तो CO2 अपनी जगह पे ही रहे और एक ऑक्सीजन इस साइड आए और दूसरा ऑक्सीजन इस साइड आए। आप समझ लो, ऐसे पास में आए आपस में, बीच में कार्बन है, तो क्या होगा? सिमेट्रिकल तरीके से पास आ रहे हैं, या फिर सिमेट्रिकल तरीके से ये दोनों दूर जाएं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन। कार्बन अपनी जगह पे जो है वो फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा है। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन भी सपोज इस साइड जा रहा है, ये ऑक्सीजन भी इस साइड जा रहा है दोनों, और कार्बन इससे जस्ट उल्टा जा रहा है। मतलब जैसे ये दोनों ऑक्सीजन है, ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बीच का कार्बन कुछ ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि इससे कार्बन पास आ जाएगा, इससे दूर चला जाएगा, तो ये एसिमेट्रिक वाइब्रेशन हो जाता है। इसका उल्टा, अगर ये ऑक्सीजन इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, कार्बन इस साइड चला जाए, तो इसको एसिमेट्रिक वाइब्रेशन बोलते हैं। और बेंडिंग मोड क्या होता है? सपोज ये दोनों ऊपर जा रहे हैं ऐसे आपस में, और कार्बन नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि बीच के बीच ऑक्सीजन ऊपर जाएंगे और बीच का कार्बन नीचे आएगा, या कार्बन ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन नीचे आएंगे। तो ऐसे में एक बीच में क्या होगा? बेंडिंग क्रिएट हो जाएगी। बेंडिंग आपको दिख रही होगी, ऐसे ये कार्बन नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी। तो ये कुछ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं जो CO2 मॉलिक्यूल शो करता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे। क्योंकि हम हमेशा जो अपनी एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, तो हर जगह जो CO2 है वो अलग अलग वाइब्रेशन शो करता है। तो वो खैर हम आगे देखेंगे। इधर एक चीज नहीं मैंने कहीं लिखी कि जो ये हमारा डायग्राम होता है, ये 5 लेवल एनर्जी सिस्टम होता है। तो मैं इधर ये पॉइंट भी लिख देता हूँ, 5 लेवल एनर्जी सिस्टम। तो ये जो होता है हमारा स्टेम नहीं, सिस्टम, सॉरी। तो हमारा 5 लेवल एनर्जी सिस्टम होता है। अब देखो सब में हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, सबसे पहले एक्टिव मीडियम क्या लगता है। तो देखो इधर CO2 गैस इन क्वार्ट्ज ट्यूब। मेन जो एक्टिव मीडियम है वो हमारी CO2 गैस है। कहाँ गई? ये CO2 गैस है, और ये किस में पैक रहती है? क्वार्ट्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये क्वार्ट्ज की बनती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम पहले बात कर चुके हैं मटेरियल की। सेकंड नंबर पे इसमें पंपिंग सोर्स क्या लगता है? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। देखो ये 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इनसे बहुत हाई वोल्टेज 10,000 20,000 वोल्ट की क्या होती है, ये इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको। तो इनसे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग होती है, प्लस मॉलिक्यूलर कॉलिजन। तो इधर मॉलिक्यूलर कॉलिजन का क्या मतलब हुआ, ये अगर आपको समझना है
तो देखो मैंने बोला तीन गैस है, हीलियम, N2 और CO2। हीलियम तो खाली हीट एब्जॉर्ब के लिए, जो बहुत तेज ट्यूब के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीलियम एब्जॉर्ब करेगी। बाकी जो नाइट्रोजन और कार्बन है तो उसका क्या होगा, जैसे इधर लिखा है ना पंपिंग सोर्स में, पहले तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग होगी, फिर मॉलिक्यूलर कॉलिजन होगा, फिर मेरी लेजर मुझे मिलेगी। तो देखो जैसी मैं क्या छोड़ता हूँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोड़ता हूँ, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो कोई अगर एक देखो चाहिए जिसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, वो समझ लो हायर एनर्जी लेवल की बात हो रही है। तो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर स्टार बना हुआ है, और मेरा नाइट्रोजन का सिंपल मॉलिक्यूल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे, और N2 के ऊपर स्टार आ गया, मतलब N2 को ये हाई एनर्जी पे ले जाएगा। अब जब N2 में हाई एनर्जी आ गई तो N2 चारों तरफ वाइब्रेट करेगा, तो N2 किससे कोलाइड करेगा, N2 करेगा CO2 से कोलाइड। तो जो हाई एनर्जी नाइट्रोजन है वो CO2 से कोलाइड करेगी, तो CO2 की क्या होगी एनर्जी, और हाई हो जाएगी, और N2 नाइट्रोजन की कम हो जाएगी। अब जो CO2 जब हाई से ऊपर लेवल से नीचे की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, जिससे हमको लेजर मिल जाएगी। तो इससे ये चीज समझ आ गई कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग से क्या होगा, हमारा पहले स्टेप में जो है नाइट्रोजन चार्ज हो जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, जीरो से ऊपर पहुंच जाएगा, और फिर सेकंड मॉलिक्यूलर कोलिजन के थ्रू जो है N2 और CO2 में आपस में CO2 चार्ज हो जाएगा, चार्ज सही शब्द नहीं है, एक्साइट हो जाएगा, हाई एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जाएगा। तो ये पंपिंग सोर्स की बात हो गई। ऑप्टिकल रेजोनेटर्स में क्या लगता है, रेड पेन से अलग से लिखा है कॉनकेव कर्व मिरर। तो देखो एक तरफ 100% रिफ्लेक्ट लगता है, दूसरी तरफ 90% लगता है, सीधी बात है। बट इसमें क्या है, जो ये है कॉनकेव, मतलब इस तरीके से, कॉन्वेक्स होते तो इसके उल्टे तरीके से हो जाते, ऐसे हो जाते, कॉनकेव की बात होती है, वो कॉन्वेक्स की बात होती है अगर। बट कॉनकेव का मतलब है इस तरीके से कर्व्ड मिरर होते हैं। एक 100% रिफ्लेक्टर मतलब 100% पॉलिश्ड मिरर होता है, एक 90% रिफ्लेक्ट करता है, या फिर पार्शियली पॉलिश्ड होता है, हम बात कर चुके हैं। तो ये जनरली इसकी थ्योरी हो गई, आप इसको देख सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो इधर सेपरेट डायग्राम बना हुआ है, सॉरी DIGRAM, कुछ नहीं है। देखो एक क्वार्ट्ज की ट्यूब ली, तो मैं शो कर देता हूँ अलग से। ये जो ट्यूब है मेरी किसकी है, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज की ट्यूब है। इसमें देखो मुझे कौन कौन सी गैस चाहिए, CO2 N2 He। ये किस रेशियो में रहती है, CO2 N2 He के मैंने छोटे छोटे सिलेंडर्स लगा दिए। ये क्या है, ये CO2 गैस का सिलेंडर है, N2 का, हीलियम का, 1:2:3 में। अगर CO2 का एक मॉलिक्यूल लूंगा तो N2 का 2 लूंगा, और हीलियम के 3 मॉलिक्यूल्स में लूंगा। तो ये सिलेंडर से क्या होगा, इनमें ये कंटिन्यू सप्लाई रहेगी इससे, प्लस क्वार्ट्ज ट्यूब में पैक रहेंगे। एंड ये जो एक चेम्बर बना है छोटा सा, मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ, जो ये दिख रहा है आपको, ये आपका एग्जॉस्ट के लिए बना है। जब ओवर हीट हो जाएगी, हीलियम बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाद में एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, और सिलेंडर से नई गैस डालनी पड़ेगी। ये एक चीज हो गई। देखो पंपिंग सोर्स इलेक्ट्रोड क्या करेगा, बहुत तेज जो होगा ये इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करेगा इस तरीके से कुछ, जिससे क्या होगा, N2 होगा, वो हम देख चुके हैं हायर स्टेट में जाएगा। एंड ये मेरे क्या लगे हैं, ये मेरे ऑप्टिकल रेजोनेटर लगे हैं। अगेन हर बार की तरह वही लिखूंगा, 100% पॉलिश्ड या 100% रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या होगा मेरा 90% पॉलिश्ड। इसमें एक बीच में नई चीज लगी रहती है, ये देख लेना, सिर्फ इसमें जो नया है, जो ये दो कॉलम्स टाइप के दिख रहे हैं आपको कांच के, ये NaCl की कुछ विंडोज होती हैं, मतलब कांच में मैं NaCl का सॉल्यूशन डालता हूँ, इनको बोलते हैं ब्रूएस्टर विंडोज। तो जो ये दो लगी हैं इस साइड और इस साइड में, इस साइड वाली को दिखा रहा हूँ, ये लगी है मेरी, ये होती है मेरी BREWESTER, ब्रूएस्टर विंडो। इसका ज्यादा काम नहीं है आपको कि ये क्या करती है क्या नहीं करती। एक्चुअली जो लाइट आती है ये इसको पोलराइज कर देती है, मतलब एक फिक्स पैटर्न की लाइट ही इससे पास हो सकती है, हर एक लाइट पास नहीं हो सकती। तो कुछ रेडिएशंस को जो ये क्या है रोक देती है। बाकी जो हर बार की तरह हमारा क्या होगा, इधर से इस वाले साइड से जो है वो लेजर बीम निकलेगी। बस तो ये सिंपल डायग्राम था, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में आ जाते हैं एनर्जी लेवल सिस्टम पे। 5 लेवल एनर्जी सिस्टम है। सबसे पहले क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा उससे नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट पे जाएगी, ये इसकी मेटा स्टेबल स्टेट होती है। फिर मेटा स्टेबल पे ज़्यादा समझ ना आए तो गौर मत करो, आप सिर्फ याद कर लो मेटा स्टेबल स्टेट तक जाती है। इसके बाद क्या होगा, इसका कॉलिजन होगा इसके साथ, तो ये जो होगा ये इसके साथ कोलाइड करेगा। ये कोलाइड कैसे करेगा, डायरेक्ट ऊपर कोलाइड नहीं कर रहा, जो इसका मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है एक्चुअली CO2 के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है हाई स्टेट में जाने के बाद। इससे CO2 का क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा मॉलिक्यूल। ये मैंने शो नहीं किया है तो मैं इधर से शो कर देता हूँ उसको सेपरेटली इस तरीके से। ये मेरा CO2 का मॉलिक्यूल ऊपर पहुंच गया,
ये पहुंच गया अपनी मेटा स्टेबल स्टेट में या फिर एक हायर एनर्जी स्टेट में। अब ये इधर से धीरे धीरे करके इस स्टेट पे आएगा, इस स्टेट पे आएगा और कुछ कुछ रेडिएशन बाहर देगा हमको। तो जो पहली रेडिएशन देता है ये 10.6 माइक्रोमीटर की होती है एंड ये जो रेडिएशन होती है रेड कलर की होती है। आपको चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं। बाकी ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा हर बार की तरह। कुछ इसमें स्टिमुलेटेड रेडिएशन होते हैं, कुछ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं। आप इतना सब ना भी लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा। फॉर वन शॉट के हिसाब से मैंने बेसिक हर एक जानकारी आपको बताई है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ। इधर जो हीलियम रखा है देखो, ये एक्साइड वेक्साइड कुछ नहीं होगा। हीलियम का सीधा काम क्या है, हीट एब्जॉर्प्शन। तो इनसे जो गर्मी निकल रही है वो हीलियम क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस इसमें बेसिक इतना ही था। एक चीज और आप लिख सकते हैं, ये हमने वाइब्रेशन क्यों पढ़ी, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बेंडिंग। तो देखो जब ये इस स्टेट पे होता है CO2 इस स्टेट पे, इधर ये टॉप वाली ये फिफ्थ स्टेट 1 2 3 4 5 लेवल सिस्टम है, तब इधर ये क्या करता है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन। जब इस स्टेट पे E4 पे होता है तो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन करता है, ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन करता है। और जब इधर होता है तब इधर बेंडिंग वाइब्रेशन करता है। बेंडिंग मोड लिख दो, मतलब बेंडिंग वाला वाइब्रेशन है, बेंडिंग मोड करता है। तो ये वाला हमारा बेंडिंग मोड हो गया। तो इसका सिग्निफिकेंस हमारा इधर पर है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये 9.6 माइक्रोमीटर की जो लेज़र निकल रही है, इसको कहीं ना कहीं ब्रूस्टर विंडोज रोक लेती हैं एंड ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, पोलराइज होकर निकलती है। बट ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जितना डायग्राम बनाया आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम अपना लेज़र का वन शॉट फिनिश कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला था आइंस्टीन कोफिशिएंट A एंड B, ये सब हमने इसमें कवर अप नहीं किया है बिकॉज इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। आप सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, सेकंड लेक्चर बोल रहे हैं। ये हमारी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेज़र थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। याद रखना हर लेज़र में पढ़ना क्या क्या किस पैटर्न में, पहले कंस्ट्रक्शन में एक्टिव मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, पंपिंग सोर्स क्या होता है, देन उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में थ्योरी, फिर ये सब चीज़ें, फिर उसका डायग्राम, लास्ट में एनर्जी लेवल सिस्टम कैसे बनता है। एंड आप चाहें तो लास्ट में इनकी यूजेस वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो CO2 लेज़र के यूज़ भी होते हैं, जैसे स्किन सर्जरी वगैरह में जो डार्क वो हो जाते हैं, स्किन पे क्या बोलते हैं मार्क्स बन जाते हैं, तो टैनिंग वगैरह हो जाती है, इस सब में CO2 लेज़र का यूज़ होता है। एंड इस तरीके की कुछ और चीज़ों में भी मार्किंग वगैरह में यूज़ होता है। तो ये सब आप चाहें तो गूगल से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इसी तरीके के वन शॉट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए सभी को बाय।